बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बिक़दरि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व हीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। आज हमने बात करनी है नेग्लिजेंस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से कि नेग्लिजेंस क्या होती है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं और क्या लॉ में इसकी हैसियत है और इसके बस क्या क्या सूरत हाल बेहतर हो सकती है, कैसे सारे मामले को हैंडल किया जा सकता है, क्या सारी सूरत हाल है। ये सारा डिस्कशन आज हमने स्टार्ट करनी है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं जी कि नेग्लिजेंस क्या चीज़ है, नेग्लिजेंस के क्या हिस्से हैं, कैसे सूरत हाल होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द टर्म नेग्लिजेंस लॉ के हवाले से बात हो रही है विद रेफरेंस टू लॉ कि नेग्लिजेंस क्या चीज़ है और नेग्लिजेंस से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे लॉ में इसकी क्या हैसियत है। द टर्म नेग्लिजेंस इज ए नाउन meaning failure to give somebody or something care or attention. Care means to be concerned or to be bothered. इसका जो सादा मतलब है वो ये है कि जब हम किसी बंदे को कोई अटेंशन तवज्जो नहीं देते जो वो डिजर्व करता है या उसकी तरफ बॉदर नहीं करते तो उस सारे मामले को फिर नेग्लिजेंस कहा जाता है। किस नेग्लिजेंस के नतीजे में क्या सूरत हाल बनेगी, क्या सारा होगा। सिनोनियम्स ऑफ नेग्लिजेंस, इससे मिलती जुलती बातें हैं। इनअटेंटिव, तवज्जो ना देना, ओमिशन, भूल जाना, केयरलेसनेस, किसी सारे मामले की तरफ मामला ना देखना। हमने ये जो चीज़ें डिस्कस करनी है ये स्टेट के हवाले से हैं और इसके बाद जनाब सारी ये सूरत हाल जो है हुकूमत के हवाले से होगी कि क्या इसको कैसे देखा जा सकता है। सालमन डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अनड्यू इंडिफरेंस towards one's conduct and its consequences। जब आप कानूनी तौर पे किसी ख़ास हालात में किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप नहीं देखते कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, तो ये सारी स्टेट, ये सारा काम, ये सारा अमल नेग्लिजेंस में आता है। स्टेट से मुराद हुकूमत नहीं है यहाँ पर। स्टेट से मुराद होता है कंडीशन, हालात। स्टेट से मुराद है कंडीशन और हालात। तो उन तमाम चीज़ों को जनाब यहाँ पर देखा जाएगा। अनड्यू से मुराद है कि हद से गुजर जाना या मामले को ना देखना या टू मच हैवी, ज़्यादा हो जाना या जितना मामला था उसकी तरफ उतनी तवज्जो ना करना। इनडिफरेंस, ला ताल्लुक रहना। इनडिफरेंस, ला ताल्लुक रहना। इररिस्पॉन्सिबल, आपकी तरफ लोग मुतवज्जो हैं, आप अपनी तवज्जो नहीं दे रहे, इस तरफ आप देख ही नहीं रहे, आपकी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तो ये फिर कैसे काम चलेगा? ये तो कोई काम नहीं चलेगा। तो ये जो इंडिफरेंस बिहेवियर है जो आपका बिल्कुल इसमें कहते हैं कि ला ताल्लुकी का मामला है या जिसमें आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे या कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, तो ये इंडिफरेंस पॉइंट में आता है। टुवर्ड्स का मतलब होता है जो मामला उसकी जानब, कंडक्ट, बिहेवियर, आपका रवैया, आपकी सोच, आपका लोगों को डील करने का अंदाज, कॉन्सिक्वेंसेस है उसके नताइज, जुर्माना, क्या नतीजा निकलना है इसका, क्या जुर्माना होना है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या नतीजा निकलेगा, क्या इससे अखज़ किया जा सके। दस इन ऑर्डर टू से, स्टेट से मुराद है कुछ ख़ास किस्म के ज़हनी हालात, आपकी हैसियत। नंबर 2 सेकंड में हमारे पास आती है कि जिसमें हम देखते हैं जी कि ये इंडिफरेंस बिहेवियर जो आपका है उस सारी चीज़ों को आप देखते हैं यहाँ पर, और ये सारा मामला इसी तरह देखा जाता है। इस सारे को आपने अपनी सोच के मुताबिक ज़हन में रखना है और उसी के मुताबिक इसकी सारी सूरत हाल होगी। अच्छा जी, बात अब हम आगे बढ़ाने लगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। कानून की नज़र में क्या सूरत हाल है इसकी।
कानून की नजर में इसको कैसे देखा जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। कितनी केयर, कितनी तवज्जो, कितना आपने देखना है इसकी तरफ। तो एक बात यहाँ पर है कि लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, कितनी तवज्जो आपने इसकी तरफ करनी है। तो जितनी तवज्जो आपसे मांगी जा रही है वो तवज्जो आपने इसकी तरफ करनी है। वो तवज्जो कितनी तवज्जो है? वो तवज्जो इतनी तवज्जो है कि जितनी जनाब आप किसी अपने ज़ाती काम को देखने के लिए करते हैं, जितनी तवज्जो आपने अपने ज़ाती काम को देखने के लिए की है। अच्छा जी, ये सारा मामला फिर डिफरेंट रस्तों से गुजर के यहाँ तक आता है कि अगर आपने यहाँ पर ये सारा काम कर ही लिया है, अगर फर्ज किया ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं, आपसे ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी नहीं हो सका, नेग्लिजेंस भी हुई है, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपने मेंटेन नहीं किया, अगर आपने किसी चीज़ की हिफाजत करनी थी, आपने हिफाजत नहीं की, तो अब इसका नतीजा क्या निकलना है? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है नेग्लिजेंस से आपने इस हद तक नेग्लिजेंट हुए हैं कि दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ है। तो इस नेग्लिजेंस के नतीजे में जो दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ है उसका इलाज आप क्या करेंगे? उसका इलाज आप करेंगे डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब है हर्जाना। अगर एग्रीव पार्टी जिसका कोई नुकसान हुआ है आपकी केयरलेसनेस के नतीजे में, तो आप उस नुकसान की तलाफी फिर आप कैसे करेंगे? तो उस नुकसान की तलाफी आप इस हद तक करेंगे कि जनाब आपको जो जुर्माना है वो पे करना होगा। इसके लिए जो डैमेजेस हैं वो आपको पे करने होंगे, जो जुर्माना है वो आपको पे करना होगा। कितना जुर्माना पे करना होगा? जितना दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ है। तो इससे मिलती जुलती थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जब जुर्माना अदा हो गया तो जाहिर है कि कोई ना कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी पार्टी ने बनाए होंगे। ये एक छोटा टॉपिक था जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब हमने बड़े टॉपिक की तरफ जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कि ये कैसे मुकम्मल किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है ये कैसे मुकम्मल किया जाता है, क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग क्या चीज़ है, रूल्स क्या चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या है। स्टेट एक्टिविज्म हैज लेड to result to improve physical and economic welfare of the people. अच्छा जी, the state has assumed more and more powers and function. जब भी बात आएगी अवाम की फलाह बहबूद की, जब भी बात आएगी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की, जब भी बात आएगी अवाम की खुशहाली की, जब भी बात आएगी लोगों को बेनिफिट देने की, तो इसमें जो हमारी स्टेट है उसको ये इख्तियार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कि जनाब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों की वेलफेयर की तरफ तवज्जो दे, लोगों की तरफ तवज्जो दे। जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने देखा कि लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा आबादी का दबाव है और लाहौर जो इर्द गिर्द के सारे गाँव खा गया है, सगियाँ इधर उधर जनाब ऊपर गुजर सिंह वाला, और पूरे के पूरे लाहौर के इर्द गिर्द कोई लाखों की अपना तादाद में लोग नए आ गए हैं, और उसके बाद जनाब हज़ारों की तादाद में वहाँ आबादी जो है वो हो गई है, और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में वो जो गांव देहात खा गया है लाहौर। तो उन्होंने सोचा कि लाहौर को दुबई तर्ज के ऊपर एक नया शहर बनाया जाए। तो नए शहर के लिए उन्होंने जगह सेलेक्ट की कि अब ये जगह किधर लाएं। तो पता चला रावी के इर्द गिर्द जो कंडे हैं, राइट और लेफ्ट बैंक जो हैं वो, या ईस्ट और वेस्टर्न, ये दोनों के दोनों जो बैंक्स हैं रावी के, रिवर रावी के, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हुए एक तो यहाँ पर खुशहाली का काम किया जाए, दूसरा दरख्त लगाए जाएँ ताकि नेचुरल जो ग्रो है ये प्लांटेशन ये हो सके, और उसके बाद लोग भी यहाँ पर आ सकें, और उसके बाद यहाँ सारे मामले को टैकल किया जा सके। तो स्टेट जो है वो इस काम की तरफ तवज्जो देती है। इस काम की तरफ देखना, इसके ऊपर अमल दरामद करना, ये सारे का सारा स्टेट की जिम्मेदारी है। What is meant by state activism? It means assuming more and more powers and functions by the administration। जो लोग क्लास में नहीं है उनको क्लियर कर दिया जाए कि उनकी हाजिरी नहीं लगेगी। जो लोग यहाँ पर क्लास में नहीं है उनको बता दिया जाएगा उनकी अटेंडेंस नहीं हो सकेगी। It means that assuming more and more powers by the functions by administration in the state। स्टेट एक्टिविज्म क्या चीज़ है? स्टेट एक्टिविज्म से मुराद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मामला लोगों का ब्रॉट अप किया जाए, हुकूमत को इख्तियार दिए जाएं
अब ये हुकूमत को इख्तियार कौन देगा? हुकूमत को इख्तियार किसने देने हैं? हुकूमत को इख्तियार देने हैं जनाब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार देगा, ज्यादा से ज्यादा इंतजामिया को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने देनी है ताकि वो देखे कि कैसे काम करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता और कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट किया हुआ पावर ऑफ द स्टेट को, फिर तो काम नहीं चल सकेगा। फिर काम बेहतर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से स्टेट को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिए जाएंगे। स्टेट ज्यादा से ज्यादा इख्तियार देगी और कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा से ज्यादा इख्तियार स्टेट को देगा और उस स्टेट की बुनियाद के ऊपर, उस सारे मामले की बुनियाद पे स्टेट वो इकोनॉमिक वेलफेयर का काम करेगी। ये स्टेट यहाँ से मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर यहाँ से मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। कोई और शख्स जो है वो जुर्रत ना करे इसको हाथ डालने की और ना इसकी तरफ मामले को कोई अपनी तरफ से को करने की। यहाँ से इस वक्त मैं गुफ्तगू करूंगा, ये गुफ्तगू का पॉइंट है इस वक्त। यहाँ से मैं इस वक्त गुफ्तगू करने लगा हूँ। ए स्टेट हैज 3 ऑर्गन। स्टेट के 3 ऑर्गन हैं। कौन कौन से 3 ऑर्गन हैं जनाब स्टेट के? सबसे पहले तो हम उन तीनों ऑर्गन्स की तरफ देखते हैं ना कि वो हैं कौन से। स्टेट के 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? स्टेट हैज 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। ये तीनों जो स्टेट के ऑर्गन है, ये स्टेट के ऑर्गन हमारी वेलफेयर के लिए तो वे सपोर्ट करेंगे। ए स्टेट हैज 3 ऑर्गन, दैट इज लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। Increase in state activities has meant increased work for all the organ of the state. अगर आपने स्टेट का काम बढ़ाना है तो सबसे पहले लेजिस्लेचर का काम भी बढ़ेगा। ज़ाहिर नए काम करने के लिए कानून साजी दरकार है। अगर आपने जनूबी सूबा बनाना है, जनूबी पंजाब को, तो वहाँ पर कानून साजी दरकार है। अगर आपने कोई काम नया करना है, रिवर रावी बैंक जो है अर्बन यूनिट, वहाँ पर आपने सिटी क्लेम करना है, तो आपको वहाँ पर कानून साजी की जरूरत है। ज़ाहिर है वहाँ पर ये काम में घर बैठे नहीं हो जाएंगे। अगर आपने नई ट्री प्लांटेशन करनी है तो आपको उसके लिए लेजिस्लेचर की जरूरत है। अब लेजिस्लेचर को सपोर्ट करने के लिए जुडिशरी चाहिए, अदलिया चाहिए। बाज़ औक़ात शर्पसंद लोग जो है वो फौरी तौर पे अपने मफादात के बुनियाद पे कोई ना कोई अपील दायर कर देते हैं और उस अपील के दायर होते ही क्या होता है जनाब, जुडिशरी में स्टे हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर जुडिशरी को पता होगा कि ये काम गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए कर रही है, इम्प्रूवमेंट के लिए कर रही है, तो फिर वहाँ पर जुडिशरी जो है आमतौर पर ऐसे मामला को डिस्करेज करती है जो जेन्युइन नहीं होते। और उसके बाद फिर आपको इंतजामिया चाहिए। अब देखिए वजीर आजम ने जब देखा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो रही है और वहाँ पर फ्लड्स की शक्ल सूरत हाल इख्तियार हो गई है, तो उन्होंने फौरी तौर पे क्रिटिसाइज करने की बजाय सिंध गवर्नमेंट को या किसी और मामले को या इसको कि जनाब नहीं ये एक सियासी मसला है, तो पाकिस्तान आर्मी को रिक्वेस्ट की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA कि आप वहाँ पर जाएं और विजिट करें कि वहाँ पर पानी क्यों प्रॉब्लम का बायस बन रहा है। तो जब वहाँ पर वो आए लोग तो उन्होंने विजिट किया कि जो शहर का जो वेस्ट लाने वाले नाले हैं उन नालों के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड वेस्ट मौजूद है। तो तकरीबन 50,000 टन कचरा जो है वो इन 4-5 बड़े नालों से गुजारा गया है। अब जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, या वो को हड हराम भी हो सकते हैं। तो जो दोनों में ये सूरत हाल देखिए कि बजाय आप इसके के देखें यार ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, कराची डूब रहा है, ट्रेड एक्टिविटीज नहीं है कराची में हो पा रही, हर चीज तो डूबी पड़ी है, वहां पर कश्तियां चल रही हैं। तो बजाय इसके कि आप सिंध गवर्नमेंट की न्यायालय का रोना रोने के लिए, जनाब बिलावल भुट्टो का रोना रोने के लिए आप इसके ऊपर जनाब वो नहली का काम करना शुरू कर दें, तो बेहतर है। जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसने इससे पहले भी फ्लड्स में डील किया, आप उसे वहां भेजें। पॉइंट स्कोरिंग ना करें, पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत ही नहीं। आप वहां पर जाएं और पॉइंट स्कोरिंग किए बगैर वहां से लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम करें। सिंध गवर्नमेंट ने एक दिन पहले, सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो बर्मी का इजहार किया कि ये क्या बकवास है, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ, क्या वजह है इसकी, क्यों जनाब वहां पर पानी इस तरह आ रहा है। तो अब इस पे वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और नोटिस लेते ही क्या उन्होंने किया, नोटिस लेते ही उन्होंने फौरी तौर पे इस सारे मामले को
डील करते हुए जनाब उन्होंने देखा, और देखने के बाद वहां से जनरल को भेजा, अफजल को, कि जाओ जाके यार इसकी लोगों की हेल्प करें। तो लोगों की हेल्प करने के लिए वो वहां आया, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने वो 5 नाले, गुजर नाला और दीगर तीसरे सारे 4-5 नाले जो है वो सारे के सारे जो थे उनको ओपन कर दिया, और ओपन करके जनाब वो वेस्ट हो गया। अब कराची में बारिशें हुई हैं 6 अगस्त के बाद भी, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना बुरा हाल इससे पहले हो रहा था। सारा कराची डूब रहा था, ये वेरिया टाउन डूब गया, डिफेंस डीएचए वगैरह डूब गया भरे। तो अब इसमें आप गवर्नमेंट को गालियां निकालने की बजाय वेलफेयर का काम करें। ये जो मैं बात मैंने अभी पहले की है, किसी बंदे की जरूरत ना हो ये कलर पेंट इस्तेमाल करने की, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पास नाम पर इशू हो जाएगा। तो इसके लिए जो जुडिशियल पावर थी उनको भी यूज किया गया जनाब, जो दूसरी पावर थी उनको भी यूज किया गया, और उसके बाद दीगर पार्ट्स को भी यूज करते हुए क्या हुआ जनाब, ये सारी सूरत हाल कि जुडिशियल एक्टिविज्म, स्टेट एक्टिविज्म ने इस पे काम किया है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हमारी क्या सूरत हाल है, नेक्स्ट हमारी ये सूरत हाल है। तो चलते हैं जी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इसको अब कैसे हैंडल करना है, क्या इसका मामला देखना है। वी कम बैक टू आवर डिस्कशन। इसके बाद आती है जी, these days administration is all prevailing these days, or our administration in all prevailing feature of life today, it makes policies, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, from here it make policies, पॉलिसियाँ बनाती है, लीडरशिप जो है लेजिस्लेचर तैयार करती है, और उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूट करती है, और उसके बाद कानून का जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग में रोल शुरू हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, फ्रॉम हेयर, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया ताकि आप सब लोगों की तवज्जो। सीआर साहब 1 मिनट के लिए क्लास छोड़ के व्हाट्सएप पे बाकी लोगों को मैसेज दे दें कि हाजिरी नहीं लगनी, जो क्लास में नहीं होगा, पहले मैं बता चुका हूँ। और अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने एक डिस्कशन पेपर के हवाले से भी करनी है। These days administration in all prevailing features of today, the administration has indeed acquired powers of adjudication over disputes between itself and private individuals, and thus have emerged as a plethora of tribunal diversified in structure, jurisdiction, procedures, powers connected with the administration in varying degree and giving binding decision like courts। क्या मतलब इस सारी बात का कि अब इस काम को आसान करने के लिए, यहाँ से फ्रॉम हियर, इस काम को आसान करने के लिए कि यार ये काम चलता रहे, इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने का फर्ज है, हुकूमत का फर्ज है कि वो लेजिस्लेचर पहले कानून साजी तो करे। अगर वो कानून साजी नहीं करती तो फिर घर बैठे काम कैसा होगा। जैसे कि हमारे ऊपर ग्रे लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट में जाने की वो जो तलवार लटक रही थी, तो इस सिलसिले में जब तलवार लटक रही थी कि फटैक्स के कानून में तब्दीली कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तब्दीली कीजिए, और मनी लॉन्ड्रिंग के जो कानून है वो उसको चेक कीजिए कि वहाँ क्या सारा कुछ है। तो जब आपने ये सारा कुछ चेक करना है तो आपको नई कानून साजी की जरूरत है। तो नई कानून साजी के लिए आप क्या करेंगे, आप ज़ाहिर पार्लियामेंट में तो आपकी अथॉरिटी इतनी है कोई नहीं। मैंगल ग्रुप आपसे पहले ही नाराज होकर साइड पे हो गया, उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन पे बैठेंगे, हम मौलवी के साथ बैठेंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदार पार्टियां थी लिबरल एटीट्यूड वाली, लिबरल से मुराद ये नहीं है कि वो नंगे दीन है, नंगी ये है, वो समझ अकल रखने वाली मेजर पार्टीज दोनों हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनके सरबराह जनाबे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन दोनों से गवर्नमेंट ने बातचीत की, उन दोनों को समझाया कि अगर ये हम कानूनी बनाएंगे तो इंडिया विन कर जाएगा, तो हमें इसकी जरूरत है। तो उन दोनों पार्टियों ने बदतरीन मुखालफत के बावजूद हुकूमत का साथ दिया, और वो बिल जो था वो पास हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, सेनेट से भी और कौमी असेंबली से भी। तो के लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर पूरी अपोजिशन को ने तावन किया, और मैं समझता हूं कि ये बात बड़ी अच्छी है कि आप बेशक जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी आप इनको सजाएं दें, जो मर्जी आप काम करें, लेकिन जहां पर बात आएगी मुल्क के कानून की, जहां पर बात आएगी मुल्क के
ऊपर सारे मामले की, तो वहां पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वहां पर हमें इस चीज को देखना होगा कि यार खुदा न खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बात आती है, ये मुल्क ग्रे लिस्ट में चला जाता है या उसके बाद ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो जिम्मेदारी तो पूरी पाकिस्तान के नेशन की है। हमें इस तरफ देखना होगा, हमें इस तरफ सोचना होगा, कोई और नहीं सोचेगा, हमें सोचना है। तो अपोजिशन की बहुत जो सियानी पार्टियां थी, इवन के जनाब मोहतरम सराजुल हक साहब, जिनकी एक दो सीटें ही हैं, उन्होंने भी नहायत अक्लमंदी का मुजाहरा किया और मेन स्ट्रीम की पार्टी के साथ खड़े हुए और गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर उन्होंने एक लेजिस्लेशन तैयार करवाया, यानी कानून साजी करवाई। कानून साजी होगी तो मेरे बच्चों काम होगा ना। अब इसके बाद जब ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, तो फिर ये अब कानून इम्प्लीमेंट होगा। तो जो रिक्वायरमेंट आपको दी थी उन्होंने, वो फटाक ने वो जो फोर्स है मनी लॉन्ड्रिंग वाली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फोर्स जो है, उसने जो आपको दी हुई है कि जनाब आप फाइनेंस को और इसको चेक करें, उस सारे मामले को आपने टैकल किया और टैकल करते हुए आप उसके साथ मौजूद रहे, और मौजूद रहने की वजह से आप सारा काम करने में कामयाब हो सके। तो लेजिस्लेचर ने साथ दिया है, जुडिशरी ने मुखालफत नहीं की, और एग्जेक्टिव ने उसको कानून की शक्ल देकर अब वो हमारे लिए प्रेसिडेंट ने तो चूंकि ये हम आए रिवर्स थे, ये एक था जो प्रेसिडेंट शैल ऑर्डर, यानी ये ऑर्डिनेंस था, और ऑर्डिनेंस के बाद जनाब ये बना कौमी असेंबली से पास हुआ, फिर नेशनल असेंबली पे पास हुआ, फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वोट लिया, और उसके बाद सारे का सारा ये कानून बन गया है। तो जो स्ट्रक्चर है जो इसका लेजिस्लेचर का, वो ये सपोर्टिव होना चाहिए। आपने मुखालफत करनी है, गवर्नमेंट की डट के मुखालफत कीजिए, खड़े हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन जहां पर बात आएगी कौमी मुफाद की, वहां पर अपोजिशन को साथ देना होगा, वहां पर जुडिशरी को साथ खड़े होना होगा, वहां पर एग्जेक्टिव को अपने कानून से तजावुज नहीं करना। ये नहीं है कि आप जनाब इसी रैत के चक्कर में आप वो जो है कलभूषण यादव उसको निकाल दे। नो नो नो, ये नहीं होगा। आपने अपने इख्तियारात में रहना है, आपने अपने इख्तियार के अंदर रहना है। जहां पर आप समझते हैं, अपोजिशन समझती है, गवर्नमेंट समझती है कि जनाब यहाँ पर मुफादत का टकराव है, तो वो वहां पर जो है वो साथ शामिल हो जाए, और अगर वो समझते हैं कि मुफादत का टकराव नहीं है, तो उनको साथ शामिल होने की जरूरत है नहीं। The administration has indeed acquired powers of adjudication over the dispute between itself and private individual, and thus have emerged a, यहाँ से इस वक्त बात होगी कि जनाब वो कहते हैं कि आपने इंतजामिया को ये हक हासिल है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपने और आम निजी आदमियों के दरमियान जो झगड़ा है उसको ट्रिब्यूनल में सारा कुछ डाइवर्सिफाई करके वहाँ चेक करे, और उसके बाद इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए, और अदालत जो भी फैसला दे, अदालत जो भी फैसला दे, अदालत ने जिस किस्म का भी फैसला दिया, अच्छा या बुरा, क्रिटिसाइज बाद में कीजिएगा, पहले उस पर अमल दरामद करें। आप उसको क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन पहले भाई उस पर अमल दरामद करें। कोर्ट के जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है, अगर आप कोर्ट के डिसीजन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर तो कोर्ट का मजाक बन गया ना। तो कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि उनके फैसले हर जगह माने जाएंगे, और हम उन फैसलों को मानने के पाबंद हैं। हम उन फैसलों को मानने के पाबंद हैं, उन फैसलों को माना जाएगा, उनके ऊपर एग्री किया जाएगा, उन सारे फैसलों को हुकूमत मानेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो तौहीन अदालत की दरखास्त होगी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे आते हैं। The administration has also got control over extensive power to grant, refuse or revoke licenses, impose sanctions। ये भी इसके गवर्नमेंट का इख्तियार है कि जैसा कि अपने संडे के मंसूबे में देखा था कि गवर्नमेंट ने वो मंसूबा जो था वो किसी और को दिया, फिर बाद में जुडिशरी ने उसको कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो किया मामला डिस्कस दोबारा, और आईसीजे में जब ये गया तो फिर गवर्नमेंट ने तुर्की की गवर्नमेंट को बीच में डाल के इस सारे मामले को देखा कि इसे कैसे हैंडल किया जाएगा। इस सारे मामले को उन्होंने चेक किया कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। To enable the administration to discharge effectively its rule making, adjudicating and other discretionary and regulatory function, it has been
given vast powers of inspection, inquiry, और उसके बाद जनाब investigation, और उसके बाद search and seizure. These days it is simple to that in a modern democratic state the administration has acquired, यहाँ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, immense power and discharges varying functions, multifarious in scope and consequences. Pertinent here to note that extension in functions and powers of administration has led to complex socio-economic problems which practically can be handled only by legislative and administrative process instead of normal legislature or administrative process. In this regard, the legislature has to itself क्या करे जी, itself restrict with laying down broad policies and to leave the rest to the administration. अब यहाँ पर इंतजामिया को ये इख्तियार हासिल है कि वो जनाब अपने जो करने के काम है उसकी तरफ तवज्जो दे, बाकी जो काम है ब्रॉड पॉलिसीज उसको इंतजामिया के ऊपर छोड़ दे. जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कानून साज इदारे का फर्ज है कि वो कानून साज इदारा जो है वो इसकी तरफ तवज्जो दे और कानून साजी की तरफ तवज्जो दे, कानून साजी करे, इसको बेहतर करे, इसके अंदर जो भी सूरत हाल हो सकती है उसको इम्प्रूव किया जाए. जब वो उसको इम्प्रूव करेगा तो उस इम्प्रूवमेंट के नतीजे में जो बिला वजह के झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे और पॉलिसीज जो है उनके ऊपर ब्रॉडली अमल दरामद हो सकेगा. अगर आपने इनके ऊपर अमल दरामद करना है तो ये जिम्मेदारी बहरहाल आपकी ही है. बात को आगे बढ़ाते हैं. इस वक्त बात हमारी आगे बढ़ती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एज रीजन enormously as a multitude of cases arising for adjudication under the modern legislature need to decide expediently with the minimum formality and technicalities at the minimum cost and by process persons having specialized skill to handle such cases. The courts are not in a position to fulfill these requirements, so administrative tribunals have to be involved. ये ट्रिब्यूनल से मुतल्लिका गुफ्तगू है कि बाज़ औक़ात हर मामला कोर्ट के पास टाइम नहीं है कि वो हर मामले को देखे, तो जो डिफरेंट किस्म के मामले हैं उसके लिए कानून साजी करके लेजिस्लेचर जो है वो इस तरह के ट्रिब्यूनल बना दे जो काम तो अदालतों के ही करें, उनके फैसले भी अदालतों की तरह ही माने जाएं, और लेकिन वो खास टेक्निकल मामला जो हैं उनको देखें. जैसा कि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, सर्विस ट्रिब्यूनल है, लेबर ट्रिब्यूनल है और चौथा टैक्स ट्रिब्यूनल है. 4 कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ट्रिब्यूनल हमने बनाए हुए हैं. तो इन ट्रिब्यूनल पे गवर्नमेंट जो है उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी करती है, उनकी तरफ देखती भी है, उन सारे मामलों को हैंडल भी करती है, उनकी तरफ तवज्जो भी दी जाती है, उन सारी चीज़ों को देखा भी जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाता है. Another advantage of administrative process is that, अब मैं यहाँ से गुफ्तगू कर रहा हूँ, फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं गुफ्तगू इस वक्त कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो पावर्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि नई टेक्निक्स हैं और उसके बाद नए इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं. चीफ जस्टिस साहब ने ये जो साबका चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जनाब इससे पहले जो थे वो बाबा रहम था, उन्होंने ये अपने देखा था कि जनाब अब ऑडियो वीडियो ऐड से ई कोर्ट की बुनियाद के ऊपर भी फैसले होंगे. फैसला था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हैदराबाद का केस और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हेड ऑफिस इस्लामाबाद में बैठ के सुना, वहाँ से वकला के दलाल लिए, वहाँ से पार्टीज पेश हुई. जब भी सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, मैंने बताया था 2 कोर्ट आपको वकील करने पड़ते हैं. एक होता है जिसको हम कहते हैं कि जनाब अटॉर्नी एट लॉ या जिसको हम कहते हैं जो आपकी सारी की सारी अटॉर्नी एट रिकॉर्ड, और दूसरा जो है प्रेजेंट करता है. ये दोनों वकील आपको एट अ टाइम करने पड़ते हैं, वो सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में आपका रखता है. तो बात हम कर रहे थे कि जनाब इसके ऊपर आपने अमल दरामद जब करना है, इसकी तरफ जब देखना है, इस सारे को अपने कानून साजी की तरफ बेहतरी करनी है, तो इस बेहतरी का नतीजा क्या निकलना है? इस बेहतरी का नतीजा ओवरऑल जो है वो सारे का सारा बेहतरी की तरफ ही जाएगा. मॉडर्न सोसाइटी में इन प्रॉब्लम्स की तरफ देखा जाना चाहिए.
इसके बाद आती है लेजिस्लेटिव सुपरमेसी। अब कानून की हाकमियत, ये क्या है? कानून की हाकमियत से हम क्या मुराद रखते हैं? लेजिस्लेटिव सुपरमेसी से क्या मुराद है? कानून की हाकमियत किस चीज का नाम है? ये जो आपने ट्रिब्यूनल वाली बात की है अभी, दिस वन, ये जो भी आपने कहा जी कि ये कोर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो ट्रिब्यूनल बनाए फ्रॉम हेयर, इसकी जो आपने बात की है, इस बात को यहाँ अब सेकंड किया जा रहा है कि भाई जी ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। बाकी लोगों को भी एक क्लास में है, टाइम थोड़ा फिर, क्योंकि इससे ज्यादा मैं रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। तो ट्रिब्यूनल जो है वो उसका फर्ज है कि जनाब उसकी कानून की हाकमियत अब कैसे होगी, कानून की हाकमियत का तस्वर क्या है, जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं, वो क्या चीज है, उससे क्या मुराद है, उसको अब हम कैसे देखेंगे। तो जनाब अब सबसे पहले हम उसकी तरफ चलते हैं कि उसको आपने कैसे देखना है। यहाँ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ फ्रॉम हियर, इस वक्त यहाँ से बात हो रही है। तो बात मैं कर रहा था कि जनाब लेजिस्लेटिव सुपरमेसी क्या चीज़ है। लेजिस्लेटिव सुपरमेसी जो है कानून की, जिसे हम कहते हैं कि जनाब ये कानून की पासदारी में सबसे ऊंची बात है, सबसे कानून की, तो इसमें कानून की जो हाकमियत है उसको कैसे देखा जाए। हमारे मुल्क में 3 इंस्टीट्यूशन को मिला के, बंदे नहीं, अफराद नहीं, पर्सन नहीं, 3 चीजों को मिला के लेजिस्लेटिव सुपरमेसी कहा जाता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, ये बंदा नहीं है, ना ही मैं आरफ अलवी की बात कर रहा हूँ, ये एक इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय लॉ है। नंबर 2,